चलो हम लोग लेकर चलते हैं, कल जो लेकर चले थे नेत्र लेंस, नेत्र गोलक लेकर चले थे आंख के बारे में, कहाँ से वो हो चुका है। तुम लोग को बार बार बोले हैं बुआ मैसेज करो हम भेज देंगे, लेकिन नो मैसेज नहीं करता। लेने का मन किसी को ना है। बस तुम लोग को 50 रुपया भारी लग रहा है और तुमने देगा किसी को। हाँ बिल्कुल गुड, ले लो। हम ले लगता है कि क्या बोलता है, हर एक माल सस्ता में। पेज नंबर गुड, यही होना चाहिए। आ गया 20। ये सब कल समझा चुके थे। कहाँ से होगा? जरा दूर दुरुस्ता वीडियो में देख लेना, ठीक ठाक है। आ रहा है दया वाईटी जीएस सेंटर। धीरे धीरे इनाम को विख्यात करना है। बिहार बोर्ड के नाम पर, 10th क्लास के नाम पर, 12th के लड़का बोले सुनो, 12th के नाम पर, बिहार पुलिस के नाम पर, बिहार दरोगा के नाम पर। ये चैनल 6 महीना में हो, 8 महीना में हो, 10 महीना में हो, हम क्या करना है, इतना मेहनत करना है जिसको क्या करना, विख्यात करना हर हाल में। तो लेकर चलते हैं हम लोग। निकट दृष्टि दोष प्राय कर चुके थे और दूरदृष्टि दोष प्राय कर चुके थे, हो गया था। आज लेकर चलते हैं जरा दूर दर्शिता। जिस दोष में नेत्र निकट और दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख नहीं सकता, मतलब एक अलग की बीमारी है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के खैर एगो में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, एगो में नजदीक के वस्तु नहीं दिखाई देता है। इसमें क्या है बुआ, ना दूर के वस्तु दिखाई दे और ना नजदीक के वस्तु दिखाई दे, उसे कहते हैं अनरा। अन्य न सब कहेंगे, ना दूर के वस्तु दिखाई देता ना नजदीक के वस्तु दिखाई देता, उसे क्या कहेंगे, अनरा। अनरा में जरा दूर रास्ता में जिस दोष में निकट और दूर की वस्तु साफ साफ नहीं देख सकते हैं, उसे जरा दूर दरस्ता कहा जाता है। मतलब इतना आसान है, आसान नहीं है। ना नजदीक के वस्तु देखो ना दूर के वस्तु देखो, उसे हम क्या कहेंगे, जरा दूर दरस्ता। याद रहेगा आंसर में? चलो बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन फाइनल हो गया। इस प्रकार बुआ अगर याद करो तो आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। घर में जाकर एक बार क्या करो, इसको अध्ययन कर लो, स्टडी कर लो, तुमको लिखने के झंझट काम खत्म है। अब तुम क्या करोगे, मैथ पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। मैथ का भी ऑब्जेक्टिव बता रहेंगे, मतलब अब करना खतरनाक, ऑब्जेक्टिव सबका आ जाएगा। कल से परसों तक में सबको ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। अब मजे मजे सब पढ़ना है। कारण क्या है इसके बारे में समझो। उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाने पर सिलिया मांसपेशी की स्पंदन क्षमता घट जाने के कारण यह दोष उत्पन्न हो जाती है। इसे आंख में निकट बिंदु के साफ या साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होता है। हम तुमको बताए थे रबर वाला स्पंज, दोनों आंख में सिकुड़ जाता है, फैल जाता है, रोशनी आने पर क्या होता है, सिकुड़ जाता है। गर्म जाओ तो मांसपेशी क्या होता है, इसी का स्पंदन क्षमता क्या होता है, खत्म हो जाता है। काम करना क्या होता है, बंद कर देता है। जब काम करना बंद होता है, ये काम करना एक्चुअली बंद कब करता है, जब एज ज्यादा हो जाए। जैसे 60 प्लस, 65 प्लस, 70 प्लस, 68 प्लस के जो बुजुर्ग होते हैं, इसमें ज्यादा ही, जैसे अखबार नहीं पढ़ पाना ना, इस समय ज्यादा होता है। हम लोग में होगा, अभी बचपना में हो जाएगा तो उसे कहते हैं बहिरा, कनरा, अंधा, सॉरी अंधा कहेंगे ना। अगर बचपना में हो जाए उसे क्या कहेंगे, आनर कहेंगे। चलो हम लोग इस समझ में आ गया। तो इसमें बुआ होता है कि इसमें कारण किसमें होता है, बूढ़े अवस्था में होता है, लेकिन इसमें कुछ उपचार भी है। अगर मान लिया जाए तुम पंडित कन जाओ, तुम ऋषि मुनि के पास जाओ, तुम LIC के पास जाओ, तुम टीचर के पास जाओ, तो बोलेगा डॉक्टर के पास जाओ कहनो बीमारी, बोलेगा हम ठीक कर देंगे। टीचर कर जाओ, बोतल बच्चा को लेकर चलाओ, जिसको कुछ ना आता, हाँ मैट्रिक में टॉप करवा देंगे, कहता है कि ना रे। उसी प्रकार जो खत्म है उसके इसका उपचार भी होगा, जिसमें दोष उसमें उपचार भी। उपचार सही समझना क्या, इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का व्यवहार किया जाता है। आप अवतल लेंस का प्रयोग किए, उत्तल लेंस का प्रयोग किए, अब कौन लेंस का प्रयोग करे, बाइफोकल लेंस का। किसका, बाइफोकल लेंस का। तुमको हम क्वेश्चन बोलेंगे बुआ, जिसको बुआ जरा दूरदृष्टा हो जाता है
उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे? बाइफोकल लेंस। आज जिसको दूर दृष्टि हो गया है, दूर की वस्तु नहीं दिख रहा है, उसमें कौन लगाएंगे बुआ? अवतल या उत्तल? उत्तल लेंस। आज के निकट की वस्तु देखने के लिए अवतल लेंस। याद रखना था कि मोटी मोटी अक्षरें दिखाई दे। बाइफोकल व्यवहार का करना पड़ता है जिसमें दो लेंस एक ही चश्मे में ऊपर नीचे लगा होता है। जिसमें बुआ दो लेंस एक ही चश्मे में, एक चश्मा में दो लेंस लगाता है ऊपर नीचे। कभी कभी हम लोग लगाते बाबा वाला चश्मा तो लगता है कि गड्ढा कहीं कहीं है, लगा कर चलेगा ना तो लगेगा गड्ढा, गिर जाएंगे तो हथौड़ियां मारते हुए चलेगा। क्योंकि मेरा आंख बेहतर है और उसमें दो लेंस लगा हुआ, बाइफोकल लेंस। तो लगा लेते लगता है कि बाप रे सब ऊपर खा पड़ जाए थे, कभी उड़का कभी नीचे, अनरिया एक चलेगा, है कि नहीं? तो लगाना मत, आंख पर जोर पड़ता। ठीक है, अगला लेकर चलते हैं। क्या समझ में आई? एक पॉइंट जरा दूरदृष्टि समझ में आ गया? सबको आया समझ में? नहीं आया समझ में? समझ में आया? बोल देगा बढ़िया से, कोई दिक्कत है ना? हम लोग निकट दृष्टि तो समझ गए, दूर दृष्टि तो समझ गए, जरा दूरदृष्टि समझ गए। अब अगला चौथा हम लोग समझते हैं। चौथा की बात अगर बोला जाए बुआ, कोई बैठा लेके रे कहाँ मक्खी है? कहाँ मक्खी है? चलो देखते हैं अभी अभिन्दुकता क्या है। इसका मतलब समझे बुआ, अभिन्दुकता क्या है? इस दोष में नेत्र क्षैतिज के वस्तुओं को देख सकता है किंतु ऊर्ध्वाधर की वस्तु को नहीं देख सकता है। समझ मारा? इस जो अभिन्दुकता जो है, इस दोष में नेत्र क्षैतिज के वस्तु को, क्या क्षैतिज का मतलब क्या होता है बताओ तो? हाँ, जो समतल हो, समतल स्थिति को देख सकता है, लेकिन जो समतल नहीं है उस वस्तु को नहीं देख सकता। क्षैतिज के वस्तुओं को देख सकता है किंतु ऊर्ध्वाधर की वस्तु को नहीं देख सकता। मतलब एक समान वस्तु को देख सकता है और जो गड्ढा उड्ढा हो, ऊंचा नीचे, वो वस्तु को नहीं देख सकता है। और उसके क्या कहते हैं? अभिबंधकता कहते हैं। इसका उपचार क्या हुआ? इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। दौड़ किया लो हम लोग लेकर चलते हैं इसके बारे में। तो अभिन्दुकता जो होता है बुआ, इसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है? बेलनाकार। कौन लेंस? बाइफोकस लेंस कौन में लगाया जाता है? क्या चीज में? जरा दूरदृष्टि में ना। तो हम लोग 4 की ओर लेकर चला है, ठीक है? तो इसमें बेलनाकार लेंस लगाया जाता है। अब लेकर चलते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है? 21 में, 18 में, 13 में। ये क्वेश्चन पूछने के ज्यादा संभावना है। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो क्वेश्चन समझो, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? जब हम तारों को देखते हैं, जब हम तारों को देखते हैं तो उसकी रोशनी घटती या बढ़ती रहती है, जिससे हमें तारा क्या दिखता है बुआ? टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। बहुत आसान शब्दों में, सरल शब्दों में दे दिए। अभी शब्दों में सबसे बेहतर शब्दों, किताबों में चल जाओ तो उसमें क्या दिया है जाकर देखना, उल्टे बहुत सारा दे रखा, लेकिन हम क्या कर दे, छोटा सा शब्द, ताकि तुमको याद रहे, वहां पर जाकर लिख दो। क्वेश्चन क्या कहते हैं बुआ, याद रखना। जब हम तारे को देखते हैं तो उसका रोशनी क्या होता है? घटता है और बढ़ता है, जिसके कारण हम नीचे से देखने पर ऊपर उसको क्या लगता है? तारा टिमटिमाते हुए दिखाता है। क्या समझ में आ रहा है? आया? ऐसे अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है। याद रखना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारा क्या होता है? टिमटिमाते हुए प्रतीत तो होता है। चलो, क्या समझ में आ रही है? आगे देखते जाए। आप थोड़ा पूरा डिस्कस कर चुका है इसमें। वायुमंडल में ठंडी और गर्म हवा हमेशा बहती रहती है। बिल्कुल सही है बुआ। जो हमारे वायुमंडल है उसमें गर्मी हवा भी बह रही है और ठंडा हवा भी बह रहा है। गर्म और ठंडा दोनों हवा बह रही है। इसमें जब तारे की ओर किरणें वायुमंडल में पहुंचती है, फिर दोनों तारों की ओर
किरण वायुमंडल में पहुंचते तो वायुमंडल में अपवर्तनांक के अपवर्तन के कारण मुड़ जाती है। किस कारण हुआ? अपवर्तनांक कारण हुआ क्या होता है? मुड़ जाती है। क्यों मुड़ती है? क्योंकि वायुमंडल में ठंडी हवा भी चल रही है और गर्म हवा भी चल रही है। ठंडी और गर्म हवा चलने के कारण वायुमंडल के अपवर्तन के कारण वह मुड़ जाती है, जिसके कारण तारों का प्रकाश थोड़े समय के लिए एक कट जाता है, जिसे टिमटिमाना कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? वो टिमटिमाना। अगर प्रोसेस में लिखा जाए तो यहाँ लिख देना है, और प्रोसेस में नहीं लिखना है तो ऊपर लिख देना है। क्या समझ में आ रहा? दोनों क्वालिटी का है, तुम दोनों में से कोई चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वालिटी बेसिस बनाना है तुमको, यहाँ लिख दो क्वालिटी नहीं, केवल नॉर्मल आंसर चाहिए। तो हम दूर से पृथ्वी से जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो तारा की रोशनी घटते और बढ़ते प्रतीत होता है, जिसके कारण हम क्या कहते हैं? तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। और इसमें अच्छा क्वालिटी करेंगे, लिखना है तो क्या करेंगे? वायुमंडल में ठंडी हवा भी बहती है और गर्म हवा भी बहती है, जिसके कारण प्रकाश जो होता है अपवर्तनांक की ओर क्या होता है? अपवर्तनांक के कारण वह मुड़ जाती है, जिसके कारण तारे का प्रकाश थोड़ा क्या होता है? कट जाता है। थोड़ा कट जाता है, प्रकाश थोड़ा कट जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं? टिमटिमाना कहते हैं। क्या समझ में आ गया? हम लोग 3-4 क्वेश्चन देख लिए, आगे लेकर चलते हैं। क्या आप लग रहा साधारण भाषा में दे रखा है सब कुछ? समझ में आ रहा चीज को? अब आगे तारे टिमटिमाते हैं किंतु चंद्रमा ग्रह नहीं टिमटिमाते, क्यों? सबसे बेजोड़ क्वेश्चन है, और इसको बोले VVI क्वेश्चन। याद रखना कौन क्वेश्चन है? आप याद रखिएगा, कहा था तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत तो होता है किंतु चंद्रमा ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों? है कि नहीं? फिजिक्स का क्वेश्चन है, कभी कभी किसी से जाकर पूछना, अब बढ़िया से तुम जवाब देना इसको। तो क्वेश्चन कहता हुआ तारों की तुलना में चंद्रमा और ग्रह पृथ्वी के बहुत निकट है। तारों की तुलना में क्या चंद्रमा और पृथ्वी कितना नजदीक है? बहुत नजदीक है। पृथ्वी बहुत नजदीक है, चंद्रमा भी बहुत नजदीक। और तारा एक लो 14,98,00,000 किलोमीटर यहाँ से पृथ्वी दूर है। लमसम बोला जाए तो 15 लाख करोड़ किलोमीटर क्या हुआ? 15 करोड़ किलोमीटर क्या है? 15 लाख करोड़ किलोमीटर सूर्य दूरी है। अब यहाँ से तारा बहुत दूरी है, सूर्य क्या हुआ? तारा है। और चंद्रमा और ग्रह क्या हुआ? निकट है, जिसके कारण तारों को प्रकाश का लगभग बिंदु स्रोत समझा जाता है। प्रकाश का लगभग बिंदु स्रोत समझा जाता है, जबकि चंद्रमा या ग्रह फैला हुआ अर्थात विस्तृत पिंड जैसे प्रतीत होता है। इसलिए चंद्रमा या ग्रह से आती किरणों में वायुमंडल घट या बढ़ के कारण वह थोड़ा विचलन मालूम नहीं पड़ता है, अर्थात नहीं टिमटिमाता। इसका हम अगर सरल शब्दों में जवाब दे तो सरल शब्दों में इस प्रकार तुम जवाब दे सकता। कैसे? हम बोलेंगे तारा कितनी दूर है? बहुत दूर है, इसीलिए उसका प्रकाश कट जाता है, तो हमें पता चलता तारा टिमटिमा रहा है। तारा टिमटिमा रहा है, लेकिन बहुत दूर होने के कारण। और सूर्य का तारा है, वहीं पर ले लो पृथ्वी और चंद्रमा, ये बहुत दूर नहीं है, नजदीक है। पृथ्वी और चंद्रमा बहुत नजदीक है, यहाँ पर प्रकाश कटता हुआ प्रतीत नहीं होता है, जिसके कारण हम नहीं कह सकते यहाँ पर तारा पृथ्वी या चंद्रमा टिमटिमा रहा। क्या समझ में आ रहा? एक लाइन में याद रखना, क्योंकि वह दूर है या क्या नजदीक। हो गया आंसर। आया समझ में? अगर कुछ ना हो तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। क्या छोड़ दो? वो दूर है और या नजदीक है, इसको हम पहचानते हैं, इसका औकात नहीं टिमटिमाने का, उसको हम नहीं पहचानते, हो सकता है टिमटिमाता होगा। समझ में आया चीज को? तो एक ब्रह्मास्त्र ले लो, याद हो जाएगा, कंफर्म याद हो जाएगा। इसको रिलेटिव थोड़ी है। एग्जाम हॉल में बैठेगा तो याद रखना, तुमको नहीं याद होगा, कंठस्थ नहीं तो मेरा लैंग्वेज याद कर लेना, जैसे सर जी बताए थे, जाकर डिस्क्रिप्शन लिख देना। हाथ तो कम से कम नहीं रुकेगा, कुछ न कुछ तो लिख कर आओगे। एग्जाम हॉल में लिख कर आओगे, आप बोर्ड जो मास्टर चेक करेगा तुम्हें कॉपी देगा, बाप रे बाप सुंदर राइटिंग में आधा पन्ना लिख रहा है, चलो इसको 3 नंबर दे दिया जाए, हो गया। टेंशन है तुमको नहीं होगा। क्या समझ में आया कुछ चीज को? आगे लेकर चलते हैं। आप ध्यान दो, स्पेक्ट्रम या वर्णपट जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह कितने रंग में व्यक्त होता है? वह 7 रंगों में, 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है।
जिसे स्पेक्ट्रम या वर्ण पट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बुआ? क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम या वर्ण पट कहते हैं। सिंपल सा बात है। यहाँ पर क्या बोलेगा? जब श्वेत प्रकाश कहाँ से गुजरता? प्रिज्म से। इस श्वेत प्रकाश से प्रिज्म से होकर गुजरा, 7 रंग विभक्त हो गया, उसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम या वर्ण पट कहते हैं। चलिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देख लो, जैसे डायग्राम के अनुसार हम कुछ यहाँ पर देखते हैं। इस श्वेत प्रकाश, वो श्वेत है, यहाँ से पूरा श्वेत है, उजला ही है। अब यहाँ से जाने पर इन्होंने क्या कर दिया बुआ? 7 रंगों में विभक्त कर, काला, लाल, हरा, पीला, जितना भी कलर है सब 7 कलर हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं बुआ? स्पेक्ट्रम। इसे क्या क्या कहते हैं? ये बुआ क्या है? कांच। ये क्या है? कांच है। ये प्रिज्म में क्या है बुआ? कांच है। समझ मारा? प्रिज्म से होकर जैसे गुजरता है तो 7 कलर का हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम या वर्णपट। याद रहेगा? याद रहेगा? चलो ठीक है। इसमें है, पता नहीं चल रहा। हाँ देखो तो मजा आ रहा है। चलो क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण। क्या है बुआ? वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, वर्ण विक्षेपण क्या है, इसको ईमानदारी से देखा जाए, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? देखो वर्ग विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण क्या बोलेगी? श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होना, उसे क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। नामे देखो ना, वर्ण और बिछा दो विक्षेपण 7 रंगों में। वर्ण विक्षेपण यानी कि श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में जो विभाजित करता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। याद रहेगा? इसे ही कहते हैं वो तुमको क्रैश कोर्स। क्या समझ में आ रहा? पूरा क्वेश्चन ही तुमको क्वेश्चन आंसर दोनों याद करवा रहे हैं। अब झंझट ही नहीं रहेगा तुमको, जो याद करके अभी आओ। जिसका माथा कमजोर होगा ना बुआ, जो मेरे लैंग्वेज को, मेरे लिप्स को बढ़िया जो नहीं पढ़ता होगा, उसी को घर में रटना पड़ेगा। याद रखना, इसको इतना बेहतर से 2 बार 3 बार हम समझा रहे हैं चीज को, तब अगर नहीं समझते तो मतलब तुम्हारा गया काम। अब कितना सरल भाषा में समझाए। अब इससे सरल हो सकता है? बताता नहीं हो सकता। इससे सरल जो टीचर पढ़ाएंगे वहां पढ़ना जाओ, लेकिन हमें नहीं लगता है सरल हो सकता है तुमको और भाषा में तुमको समझा सकते हो। लेकिन श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। कितना अच्छा कोचिंग तुम्हें चलता है। दिन में मैथ चलाते 1.5 घंटा, कोई फिक्र नहीं, जो हमारी इसमें मैथ हम पढ़ो, कंप्लीट करना है हर हाल में। उसके बाद यहाँ सुबह शाम में आओ, इस ऑब्जेक्टिव वाली। अब क्या चाहिए तुमको? अगर अब 460 या 450 तैयो एगो साइकिल नहीं लेगा तो तुम लोग कुकरमल होगा। क्या होगा? कुकुर होगा। अगर तब पर भी एगो साइकिल नहीं लेता है, कोचिंग टॉपर बोले थे जो रिकॉर्ड पिछलका रिकॉर्ड तोड़ दो, उसको तो गारंटी हम साइकिल देंगे। मार्केट लेकर चलेंगे, बोलेंगे वो जितना मेरा क्षमता है तुम अपना भी क्षमता देख लो। क्षमता का मतलब ही होता है तुम्हारे पिताजी से पूछना, तुम पिताजी हमको अगर साइकिल खरीदने का मन होगा तो आप कौन साइकिल खरीदाइएगा, वही क्षमता से हम तुमको साइकिल देंगे। अब ऐसा ना होना चाहिए हम लेकर जाएंगे, बोलेंगे साइकिल, बाप रे बाप, स्प्लेंडर से साइकिल खरीद लो, है कि ना? बैटरी वाला, डॉलिंग वाला। चलो ध्यान दो, हम आगे की ओर लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या ही समझ में आ गया? वर्ण विक्षेपण समझ में आता है। आगे वर्ण विक्षेपण आगे है, सर्वप्रथम न्यूटन ने प्रिज्म की सहायता से स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था। 1 नंबर तुम्हारा क्वेश्चन आ गया ऑब्जेक्टिव। क्या बोलेगा? सर्वप्रथम न्यूटन ने प्रिज्म की सहायता से स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था। हम तुमसे क्वेश्चन बोलेंगे बुआ, स्पेक्ट्रम किसने प्राप्त किया था? न्यूटन ने। न्यूटन ने कौन सा नियम दिया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय नियम दिया था ना। स्पेक्ट्रम सर्वप्रथम किसने खोजा था? न्यूटन ने प्रिज्म की सहायता। किसकी सहायता से? प्रिज्म की सहायता से स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कहते किसको है? हाँ, जो 7 कलर में विभक्त करना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम कहता है। प्रिज्म की सहायता से किसने खोज लिया था? न्यूटन ने। हम लोग क्या खोजते हैं? पबजी। हम लोग क्या खोजते हैं? फ्री फायर। हम लोग यहाँ ई भी नहीं समझते हैं, इंस्टाग्राम।
उससे इंस्टाग्राम नहीं कहता, उससे सस्ता ग्राम पर। सस्ता आदमी इंस्टाग्राम चलाता है। आगे ध्यान दो, वर्ण विक्षेपण में सर्वाधिक कम विचलन लाल रंग का होता है। ये भी क्वेश्चन तुमसे क्वेश्चन पूछा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्ण विक्षेपण में सर्वाधिक कम विचलन किसका होता है बुआ? लाल। और सबसे कम विचलन किसका होता है? नीले। हाँ, नीला बुआ अधिक होगा, ठीक है। यहाँ पर कम या अधिक होगा, ठीक है। यहाँ पर नोट्स में लिख लेना है, अधिक लिखना, यही चीज दिक्कत होता है कहीं के। समझ में आ गया? तो कहीं के मिस्टेक होता है, इतना जल्दी करता है, टेंशन नहीं लो। हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, हम पढ़ाते क्यों हैं, है कि नहीं? मिस्टेक को पूरा करने के लिए। यहाँ पर नीले नीले क्या होगा? अधिक। और लाल क्या होगा? कम। याद रहेगा, नीला अधिक, लाल कम। और तरंगदैर्घ्य की बात बोला जाए तो लाल अधिक होगा, नीला कम होगा। इसीलिए तरंगदैर्घ्य में देखता है रेड लगा रहता है सिग्नल में, देखती हो रेलवे लाइन में या अगल बगल पीला रेड लगा रहता है कि ना, क्योंकि लाल का क्या तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, दिखाई देगा ज्यादा। कैसा हो क्यों ना रोशनी आ जाए, उससे मतलब नहीं, लाल दिखाई देगा। अंधेरा में पीला दिखाता है, अंधेरा में लाल भी दिखाई देता है। रेलवे में कभी चढ़ा है ट्रेन में, अगला सिग्नल कैसा होता है? रुकेगा तो लाल, नहीं तो क्या, अगर हरा चलना होता हरा। आप मीडियम में मतलब पीला अगर हो गया तो मतलब संकेत हो कि आप चलना शुरू कीजिए, हरा हो गया तो वहां पर आप तेजी में दौड़ जाइए। हाँ, आगे ध्यान दो, कहा है तब वो ध्यान दो। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, अभी जस्ट बताए थे, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक। नीले रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, नीले का सबसे कम। तरंगदैर्घ्य की बात बोला जाए उल्टा, लेकिन यहाँ पर विचलन की बात बोला जाए तो लाल का विचलन कम, नीला का विचलन ज्यादा। यहाँ पर लाल का तरंगदैर्घ्य ज्यादा और नीला का कम, उल्टा होगा, ठीक है। इतना दिक्कत नहीं करना। इंद्रधनुष के बारे में समझते हैं। हम यहाँ पर इंद्रधनुष बना दिए थे, जब मेरा काम चल रहा था तो हम पानी पटाए थे ना, तो इंद्रधनुष बन जाता है। इंद्रधनुष कब बनेगा? जब सूर्य की रोशनी आएगा, पानी पटा, पानी में पानी वर्षा बनते रहता है, वह 7 कलर में विभक्त हो जाएगा इंद्रधनुष। हाँ, कभी बनाना। आगे लेकर चलते। इंद्रधनुष वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता, हो यहाँ से देख ले, जब सूर्य चमकता, माना कलाना, जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की और पीठ करके खड़े जाते हैं, सूर्य के पीठ करके वो क्या करते हैं? वो खड़े जाते हैं सूर्य की ओर, मतलब ऐसे सूर्य पीछे है तो सर हम खड़े हो जाते हैं। तो हमें कभी कभी आकाश में एक अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई देती है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। क्या सरल भाषा में दिख रहा? सरल का मतलब ही नहीं समझना, सरल, सरल का मतलब सीधा। अच्छा सर, नहीं, वो आधे दिखाई देगा तुमको। यहाँ पर तुमको साफ दिख रहा है बोका, जो अर्धवृत्ताकार है। क्या यहाँ पर है? अर्धवृत्ताकार है। तो तुमको पूरा कहाँ दिखाई देगा? फिर ध्यान दो, वर्षा होने के बाद सूर्य चमकता है और हम सूर्य के पीठ और जब खड़ा जाते हैं तो कभी कभी आकाश में एक अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। जिसे क्या कहेंगे? इंद्रधनुष। क्या समझ में आ रही है चीज को? ये कौन भाषा बोल रही है हमें? चलो लेकर चलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इसको बढ़िया समझते हैं। वो प्रकाश का प्रकीर्णन एक्चुअली होता क्या है, समझो। प्रकाश का किसी एक कण पर पड़कर, देखो ना क्या लिखा है, छितराने ना। कभी कभी तुम जाते हो बच्चा नहीं, शब्द बढ़िया, तुमको लगता है खराब है। कभी कजली में चिड़िया जाता है, चिड़िया गया, हो गया तुम्हारा, चित्रा गया। चित्राने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते। जैसे कि मान लिया जाए ये तुम्हारा एक बिंदु हो गया और यहाँ सूर्य की रोशनी आता है, अभी वो आ रहा सूर्य की रोशनी, प्रकाश आ रहा, ठीक है। आप यहाँ प्रकाश आकर यहाँ क्या बोले, छितराने की घटना का, आप यहाँ से प्रकाश क्या आ जाएगा बुआ?
छितरा जाएगा। यहाँ से आकर क्या हो जाएगा, मतलब एक बिंदु पर पड़ा, अब बिंदु से पढ़ कर क्या जाता है, वो यहाँ पर छितरा आता है। यहाँ पर आकर ऐसे ऐसे क्या होता है, और यहाँ हंस क्यों रही है, ये बिंदु स्रोत है। अब यहाँ से बिंदु स्रोत से आकर वो क्या होता है, चित्राने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहते हैं, प्रकाश का। क्या हुआ, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये समझ में आ गया। प्रकाश के प्रकीर्णन किसे कहते हैं बुआ, प्रकाश का किसी एक कण पर पड़कर छितराने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। याद रहेगा, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। चलो आगे ध्यान दो, देखो कैसे छिड़िया गया कि ना। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगर प्रकीर्णन की बात बोला जाए तो लाल रंग के प्रकाश क्या होता है, सबसे कम। नीले रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे अधिक। किसका होगा प्रकीर्णन सबसे अधिक, नीला का। कम किसका होगा, लाल का। प्रकीर्णन किसे कहते हैं, एक बिंदु पर प्रकाश की किरण आती है और एक बिंदु पर आकर छिड़िया जाती है या छितरा जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, वही घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलो आगे लेकर चलते हैं। क्वेश्चन वो आपका है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को क्लोराइड कहते हैं। अब वही माध्यम में छोटे छोटे कण जो आ जाता है, कभी कभी देखता होगा छप्पर से आता हुआ प्रकाश ना, उसमें छोटा छोटा कण दिखाता है, आता है ना वो छोटा छोटा कण। वही छोटा छोटा कण को हम क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलाइड। आप घर में जाना, जब सूर्य की रोशनी आएगा तो एकदम कण आता है, एकदम स्ट्रेट रोशनी, उसमें छोटा छोटा कण को हम क्या कहते हैं, कोलाइड। उसे क्या कहेंगे, कोलाइड। जैसे दूध का एक कोलाइड है जिसमें वसा के कण जल में निलंबन रहते हैं, उसे कोलाइड कहते हैं। सियाही और रक्त को कोलाइड का उदाहरण है। सियाही भी क्या है, कोलाइड है। रक्त भी क्या हुआ, उसमें भी कण पाए तो उसमें कोलाइड पाया जाता है। सियाही जैसे कि हाँ, इंक, बहुत बढ़िया। टिंडल का प्रभाव समझो क्या है, टिंडल का प्रभाव समझो। टिंडल का प्रभाव के बारे में अगर समझाते हैं तो कहा जाता है वो, जब किसी कोलाइड विलयन से प्रकाश गुजरता है, मतलब कोलाइड विलयन से रक्त से प्रकाश गुजरता है, जैसे सियाही से प्रकाश गुजर जाए। समझ में आ रहा, जब किसी कोलाइड से कोलाइड समझा किसे कहते हैं, जैसे रक्त में कण, सियाही में कण, इंक में कण, इस समय क्या है, कोलाइड। प्रकाश गुजरता है तो उसमें निलंबित कण को प्रकाश की प्रकीर्णित करते हैं, जिसे टिंडल का प्रभाव कहते हैं। मतलब अगर कहा जाता है जो कोलाइड में अगर प्रकाश जाता है और वहां जाकर आर पार हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, टिंडल का प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंडल का प्रभाव। जितना वो मेमोरी में तुमको अटेगा उतना ही हमसे लेना, बार बार बोलना है। ज्यादा नहीं अटेगा तो ज्यादा मत लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तुमको इतना ही अटा, क्या क्वेश्चन हो गया अभी तक, ना क्या हुआ, भार में जाए, आटा कितना मत हम सब हट गया। एक बार लिख कर आ सकते हो बढ़िया से, चलो ठीक है। अब ये सुन ले, अच्छा सुबेरे खड़ा कर देंगे। देखते हैं, कभी कभी अधिक दे दिया, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। कभी कभी देखता होगा उसका क्रिस्टल लेंस जो होता है धुंधला होता है, मतलब धुंधला दिखाया था ना। बॉबी अर्ग नहीं देखता होगा, धुंधला दिखाया था, नाम किसी का ना लेते, किसी का नाम हम लेता है ना, मतलब क्रिस्टिया क्या होता है, दूधिया या धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। उसके क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। मतलब हल्का फल्का जब दिखाई दे, धुंधला हो जाए तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। मतलब कुछ व्यक्ति के नेत्र क्रिस्टलीय लेंस दूधिया, कौन लेंस होता है वो, क्रिस्टलीय लेंस क्या होता है, दूधिया जाता है, या छायादार हो जाए या धुंधला हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र के दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो सकता है। अगर मोतियाबिंद की इलाज नहीं करवाएंगे तो मेरा आंख क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। समझ में आ रही है चीज को।
मोतियाबिंद के शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। बिल्कुल 100% वो असंभव है। कितना परसेंट? 100%। मतलब तुम्हारे मोतियाबिंद है तो तुम्हारा आंख की रोशनी वापस हो सकता है 6 महीना में। नहीं होता? नेपाल में इसका इलाज होता है, बंगाल में इसका इलाज, कड़का चश्मा नहीं बुढ़ा के देखता लगा लिया, वही मोतियाबिंद का इलाज होता है। गाँव और में जाता है। आगे लेके चलते हैं। अग्रिम सूर्योदय और विलवते सूर्योदय क्या है? वायुमंडल में अपवर्तनांक के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। बातें मत करो। क्वेश्चन है अग्रिम सूर्योदय और विलपित सूर्योदय क्या है? वायुमंडल अपवर्तनांक के कारण, मतलब जब वायुमंडल अपवर्तनांक होता है उसके कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई, मतलब पहले ही दिखाई देने लगता है। सूर्योदय नहीं होता है, उससे पहले सूर्योदय रोशनी हमको क्या दिखाई देने लगता है, 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। अतः वास्तविक सूर्योदय के समय लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है, और जो वास्तविक सूर्योदय होता है वह 2 मिनट पहले तक दिखाई देते रह जाता है। सूर्यास्त भी, मतलब सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के बाद भी 2 मिनट तक सूर्योदय की रोशनी दिखाता है। सुबह जब हम लोग उठते हैं तो पहले फरिश हो गया, अरे रनवे माइक सूर्य चढ़ाते हैं छठी मैया, जब लालीपन आता है लालीपन आ गया, मतलब 2 मिनट पहले ही ना। आज सूर्यास्त जब होता है तो लालीपन आता है ना, सूर्यास्त से पहले सूर्य से पर वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सूर्यास्त और सूर्योदय के समय हमें लालीपन क्यों दिखाई देता है? क्वेश्चन वही है, वायुमंडल अपवर्तनांक के कारण। आंसर आ गया? तुम्हें क्वेश्चन आ गया क्या? 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद बोला। तुमको क्वेश्चन पूछेगा सूर्योदय से पहले सूर्य का रोशनी क्यों दिखाई देता है, सूर्यास्त के बाद लालीपन क्यों दिखाता है? क्यों दिखाता है? वायुमंडल के आंसर आ गया। आंसर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा। लगता है तुमने हाथ में लिखा गया क्वेश्चन ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब सूर्य का प्रकाश निर्वात से वायुमंडल में प्रवेश करती है तो किरण अपवर्तित हो जाती है। इससे कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का लगभग कितना मिनट बढ़ जाता है बुआ? 4 मिनट। कहने का मतलब निर्वात का मतलब होता है वायुमंडल नहीं रहता है, ना ध्वनि रहता है। समझ मारा? निर्वात होता है शून्य। निर्वात में जब प्रकाश की चाल आता है, जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो कितना मिनट बढ़ जाती है? 4 मिनट। मतलब सूर्यास्त से पहले 2 मिनट और सूर्योदय से पहले 2 मिनट, कुल कितना मिनट? 4 मिनट। क्यों? क्योंकि निर्वात तक ठीक ठाक था, और निर्वात में घुसने के बाद बस वायुमंडल क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। समझ मारा चीज को? यहाँ तक स्टॉप कर दे, ज्यादा समझाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ देखो, अब यहाँ पर देखते हैं कुछ, इसको कल समझाएंगे क्या? एक नया ऊर्जा के साथ कल समझाएंगे, मजे समझाएंगे कल, ठीक है? चलो नोट्स को जितना धज्जियां हो सके पहले तुम लोग पढ़ लो बढ़िया से। मांगेगा तो तुमको दे देना है, लेकिन कुछ समझ रहे हो? तुमको कोई बोले जो नोट सर जी बेचते हैं, बिल्कुल वेलकम, तुमको लेना है। समझ मारा चीज को? उसमें निगेटिव पॉइंट कुछ ना होना चाहिए।